जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं और आज का टॉपिक है लोक राजस्व। आज का टॉपिक है लोक राजस्व या इसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस कहते हैं लोक राजस्व। तो हम लोग देखेंगे लोक राजस्व यानी सरकार का जो पूरा आय व्यय का विवरण होता है। आय व्यय कहाँ कौन सी आय होती है और कौन सा व्यय होता है, इसके विषय में मिलकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं लोक राजस्व या पब्लिक फाइनेंस यानी सरकार की कुल आय और कुल व्यय के विषय में मिलकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोक जो राजस्व होता है पब्लिक फाइनेंस, इसमें सरकार की कुल आय और कुल व्यय को दिखाया जाता है। तो सरकार की जो कुल आय होती है वो दो प्रकार की होती है। सरकार की कुल आय दो प्रकार की होती है। पहला राजस्व आय जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत आय। ओके दोस्तों, फिर से समझिए, लोक राजस्व या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत जो सरकार की आय होती है वह दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो पहला है राजस्व आय रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा पूंजीगत आय जिसे कहते हैं कैपिटल, जिसे क्या कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो सार्वजनिक आय यानी सरकार की जो कुल आय हो रही है वो दो तरीके की हो रही है, दो प्रकार से हो रही है। दो प्रकार है। कौन कौन? तो पहला राजस्व आय, पहला क्या है राजस्व आय रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत आय कहते हैं। उसी तरह से सरकार जो व्यय करती है वो भी दो प्रकार का होता है। सार्वजनिक व्यय का मतलब सरकार का कुल व्यय, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने जो लोक राजस्व है पब्लिक फाइनेंस है, इसमें हम लोग देखे सरकार की कुल आय और सरकार की कुल व्यय, इतना देखे। अब सरकार की कुल आय में दो प्रकार है। एक कौन सा है? रेवेन्यू रिसिप्ट जिसे राजस्व आय कहते हैं और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट जिसे कहते हैं पूंजीगत आय। तो सरकार की कुल आय के दो स्रोत हैं, रेवेन्यू यानी राजस्व आय, पूंजीगत आय। उसी तरह से व्यय दो प्रकार हैं, व्यय भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय पूंजीगत आय, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। अब हम लोग मिल करके इसके विषय में एक एक करके देखेंगे कि क्या है ये। तो देखिए दोस्तों, राजस्व आय या रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत क्या चीज आता है? तो सरकार जो भी कर वसूल करती है, सरकार जो भी कर वसूल करती है, टैक्स वसूलती है, शुल्क लेती है, वो सब सरकार के किस में आता है? तो राजस्व आय में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। इसमें सरकार बदले में कुछ दे भी देती है और नहीं भी देती है, दोनों चीज होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें सरकार कुछ देती है, जैसे ट्रेन में आप सफर करते हैं तो सरकार को पैसा देते हैं ना, सरकार को पैसा देते हैं या टिकट लेते हैं, तो ये किस आय में आएगा? राजस्व आय में आएगा। क्लियर? आगे पेट्रोल की बिक्री, सरकार पेट्रोल बेचती है अपनी कंपनियों के माध्यम से, तो उस पेट्रोल से फायदा होता है, तो सरकार को किस आय में आएगा? तो ये राजस्व आय या रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। क्लियर? आप सरकारी बस से सफर करते हैं तो ये सरकार के किस आय में आता है? तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय के अंतर्गत आता है। क्लियर? उसके बाद आपका एग्जाम फीस जो होता है, परीक्षा कराने के बदले फीस जो सरकार लेती है, ये किस में आएगा? तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय में। सरकार का इससे बहुत मतलब सरकार को जो कहीं पैसा लगाई है, जो फायदा होता है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट या राजस्व आय के अंतर्गत आता है। सरकार कहीं फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री से जो फायदा है ये भी राजस्व आय के अंतर्गत आता है। ओके, कोयला, सरकार कोयला बेच रही है, उससे जो फायदा हो रहा है, टैक्स ले रही है, उससे जो फायदा हो रहा है, ये सब राजस्व आय के अंतर्गत आता है। ओके, परीक्षा शुल्क हो गया, पैसे, इसमें देखिए सरकार जो पैसे लेती है जरूरी नहीं कि उस पैसे को लौटाए, कोई मजबूरी नहीं है।
उसके बदले कुछ आपको दे सकती है, लेकिन वो पैसा जो टैक्स लेगी, जो शुल्क लेगी, जो कर लेगी, वो आपको लौटाती नहीं है। उसके बदले हो सकता है कुछ आपको दे देती है। जैसे ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको सफर करा देगी सरकार, लेकिन पैसा तो लेगी, टिकट तो कटाएंगे ही। सरकारी बस में यात्रा करेंगे तो टिकट तो कटेबे करेंगे, सरकार के खाते में उतना पैसा चला गया। क्लियर? तो ध्यान दीजिए फिर से, राजस्व आय या रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत सरकार को किस किस स्रोतों से आय होता है, मतलब सरकार का जो आय का स्रोत है वो राजस्व आय का स्रोत कौन कौन सा है। तो हम लोग देखें कि इसमें जैसे सरकार पेट्रोल बेच रही है, फीस ले रही है या टैक्स ले रही है, ये सब जितने भी हैं जिसके बदले सरकार देती नहीं है उतना, बहुत हल्का फुल्का देती है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? राजस्व आय के अंतर्गत आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। परीक्षा शुल्क, इसमें पैसे लौटाना मजबूरी नहीं होता है, बस इतना याद रखिए। अब आते हैं राजस्व आय रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद हम लोग देखते हैं पूंजीगत आय या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। पूंजीगत आय या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कैपिटल आय या कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत आय में सरकार का कौन कौन सा आय होता है। जैसे सरकार को बहुत प्रकार से आय होता है। आय दो प्रकार से होता है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, अब हम पूंजीगत आय में क्या क्या आता है सरकार के, जो सरकार की पूंजीगत आय होती है उसमें क्या क्या आता है, हम इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए, पैसे लौटाना उसमें मजबूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पैसे लौटाना मजबूरी है। जैसे बैंकवा में आप पैसा जमा किए हैं तो सरकार आज नहीं कल लौटाएगी ना, लेकिन ये सरकार की कैसी आय है? तो ये पूंजीगत आय है। आप LIC कराए हैं तो LIC कराए हैं तो 15 साल 20 साल बाद आपका जब पूरा हो जाएगा LIC तो सरकार देगी ना, ये भी कैसी आय है? पूंजीगत आय है। आप कोई बॉन्ड पेपर खरीदे हैं तो 10 साल बाद जब मैच्योरिटी होगी, 10 साल बाद जब पूरा होगा, 15 साल 20 साल बाद, तो सरकार पूरा जोड़ के लौटाएगी ना। लेकिन वो 10 साल तक तो सरकार के पास पैसा रहेगा। आप 10 साल तक सरकार के पास पैसा जमा किए हैं, तो इस तरह की जो आय सरकार को होती है उसे क्या कहते हैं? उसे पूंजीगत आय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत आय कहते हैं। और फिर से समझिए, पूंजीगत आय में जो भी बैंकों में जनता का पैसा जमा है वो सरकार की कौन सी आय है? पूंजीगत आय है। LIC में जो भी सरकार LIC में पैसा जमा है वो सरकार की कौन सी आय है? वो पूंजीगत आय है। आप सरकार की सरकारी बॉन्ड जो भी पेपर खरीदे हैं, इससे सरकार को जो भी फायदा हो रहा है वो कौन सी आय है? तो वो पूंजीगत आय है, कैपिटल रिसिप्ट। ओके, तो हम लोग राजस्व आय और पूंजीगत आय देखें। पूंजीगत आय में कौन कौन आते हैं? जैसे बैंकों में सारा जमा पैसा, LIC में सारा पैसा जमा, बॉन्ड पेपर में सारा पैसा जो जमा है, ये सरकार की कौन सी आय में आता है? तो ये पूंजीगत आय है। ओके, कैपिटल रिसिप्ट में आता है। इतना क्लियर हो गया? तो हम लोग दो चीज समझे, राजस्व आय, पूंजीगत आय। राजस्व आय में आपका टैक्स आएगा, जितने भी कर हैं, शुल्क है, और कहीं सरकार आपको यात्रा करा रही है, जैसे हवाई जहाज से यात्रा करा रही है तो उससे जो फायदा हो रहा है, कोयला बेच रही है, पेट्रोल बेच रही है सरकार, उससे जो फायदा हो रहा है वो आपका राजस्व आय में आता है। लेकिन पूंजीगत आय में जो बैंक में पैसा जमा किए हैं ये आपका पूंजीगत आय में आएगा। जो LIC कराए हैं, जो बॉन्ड पेपर लिए हैं, ये आपका पूंजीगत आय में आएगा। तो हम लोग देखें राजस्व आय सरकार को कैसे फायदा होता है और पूंजीगत आय में कौन कौन से स्रोत सरकार के हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसमें सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि राजस्व आय तो बढ़े ही, लेकिन पूंजीगत आय में हम क्या उपाय करें कि हमारा पैसा बराबर बना रहे बैंक में। जैसे आजकल है ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना। आजकल जैसे क्या है, आपके बैंक में 1 लाख रुपए है, आप दूसरे को पेमेंट करना है 50 लाख, तो वो बैंक से ऑनलाइन आप पेमेंट कर दिया, यानी सरकार के खाते में उतना पैसा है, बस उसमें मालिकाना हक बदल गया, यानी सरकार के खाते में बराबर उतना बैलेंस जमा है। इसीलिए आजकल सरकार ये चाहती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो, जिससे बैंकों में पैसा आपका बराबर जमा रहे। इसलिए सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर को प्रमोट करती है। क्लियर?
जैसे मान लीजिए आप बैंक में कुछ पैसा जमा किए, आप निकाल लिए, लेकिन कोई जमा भी तो कर दिया। अब मान लीजिए SBI में 1 लाख करोड़ रुपए है, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए, तो उसमें कुछ लोग निकालेंगे तो कुछ लोग जमा किए रहेंगे ना, जमा करेंगे ना। तो यानी सरकार हमेशा चाहेगी कि उसमें 1 लाख करोड़ हमेशा जमा रहे, जिससे उस पैसे को निकाल करके कहीं खर्च करती रहे, कोई उद्योग धंधा में लगाए। क्लियर? तो पूंजीगत आय समझ गए, जो बैंकों में जमा है वो पूंजीगत आय है, जो LIC कराए हैं, जो पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है पब्लिक का, वो भी सरकार की पूंजीगत आय में होता है। जो बॉन्ड पेपर लेते हैं पब्लिक, जो बॉन्ड पेपर खरीदती है, वो भी सरकार की किस प्रकार की आय होती है? तो पूंजीगत आय होती है। तो हम लोग सरकार की 2 आय देखे, राजस्व आय और पूंजीगत आय। अब हम सरकार के व्यय देखेंगे कि सरकार कौन सा व्यय राजस्व व्यय में आता है और कौन सा व्यय पूंजीगत। तो सरकार का व्यय भी उसी तरह से 2 प्रकार का होता है, एक राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा पूंजीगत व्यय जिसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के विषय में हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। अब आइए राजस्व व्यय में क्या होता है। तो राजस्व व्यय में जिसे सरकार हर साल खर्च करती है, जैसे छात्रवृत्ति दे रही है, आप लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है, जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है वो हर साल दे रही है, तो ये राजस्व व्यय में आता है। मतलब राजस्व व्यय का मतलब सरकार उसे हर साल का साल देती रहती है। जैसे सरकार जो ऋण ली है उसका ब्याज हर साल दे रही है, ये भी राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, उसके बाद छात्रवृत्ति जानी गए आप लोग, छात्रवृत्ति जो सरकार देती है, वो जैसे कोरोना में जो पैसा खर्च हो रहा था, ये सब भी सरकार का कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का मतलब ये समझिए कि सरकार हर साल जो पैसा खर्च करती है, एक साल का उसका हिसाब होता है। ओके, एक साल के अंतर्गत जैसे एक ही साल में वो पूरा कर देगी, उसे कहते हैं राजस्व। यानी सरकार एक साल के अंतर्गत जो पैसा खर्च करती है, यानी उसका हिसाब किताब एक साल के अंतर्गत ही होगा, वो साल भर में ही पूरा हो जाएगा, फिर अगले साल दूसरे तरीके, फिर अगले साल दूसरे। तो ये जितना इस तरह का खर्चा होता है सरकार का, उसे राजस्व व्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर इतना? जैसे फिर से समझिए इसको दोस्तों, जिसे सरकार हर साल खर्च करती है, जैसे छात्रवृत्ति हर साल दे रही है, ब्याज जो कर्ज ली है सरकार उसका ब्याज हर साल दे रही है, साल दर साल देते जा रही है, तो ये सरकार का कौन सा खर्चा है? तो ये सरकार का राजस्व खर्चा है, राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? कोरोना में जो व्यय हुआ हर साल व्यय, आज साल के लिए इतना कोरोना का बजट, इस साल के लिए इतना कोरोना का बजट, तो ये कैसा व्यय है सरकार का? ये सरकार का राजस्व व्यय है। तो हम लोग राजस्व व्यय समझ गए। अब आते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, राजस्व व्यय सरकार का वो व्यय होता है जो साल भर में पूरा हो जाता है, फिर अगले साल नए तरीके से, फिर अगले साल नए तरीके से। वो व्यय जो सरकार करती है वो राजस्व व्यय आता है। लेकिन जैसे लड़कियों को साइकिल सरकार बांटती है, तो एक ही साल में साइकिल देकर के पूरा कर देती है ना, तो ये किस व्यय में आएगा? तो ये राजस्व व्यय में आएगा। एक ही साल के अंतर्गत हिसाब किताब हो जाता है उसका, ये खर्चे राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। अब हम पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर के विषय में देखते हैं। तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ये सरकार जैसे कोई लंबे समय तक खर्च कर रही है, जैसे मान लीजिए आज सरकार प्लान बनाती है कि हम बंदरगाह बनाएंगे, हम एक पुल बनाएंगे, हम हाईवे बनाएंगे, तो हाईवे क्या एक साल में बन जाएगा? नहीं बनेगा। कोई लंबी योजना लाते हैं जो 20 साल की हो, 25 साल की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो। तो सरकार जो कोई योजना लाती है जो 10 साल की हो, 15 साल की, 20 साल की, 5 साल की हो, तो सरकार उसमें जो पैसा खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत आय कहते हैं। क्लियर? पूंजीगत आय। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे पुल निर्माण कर रही है, कोई पुल गंगा नदी पर, यमुना नदी पर कोई पुल अगर सरकार बना रही है तो एक साल में तो पूरा होगा नहीं, वो 10 साल 5 साल में पूरा होगा। तो ये पुल निर्माण किसमें आएगा? पूंजीगत व्यय में। पुल निर्माण पूंजीगत व्यय में। जैसे हाईवे बन रहा है, हाईवे बनाने में 20 साल 15 साल लग जाएगा, तो ये सरकार का जो हाईवे बनाने में पैसा खर्च कर रही है ये पूंजीगत आय है। जैसे एयरपोर्ट बना रही है, हवाई अड्डा, उसको 5 साल 10 साल लगेगा बनाने में, तो ये सरकार की कौन सी व्यय है? ये पूंजीगत व्यय है। ओके, साथ ही
बंदरगाह, हवाई अड्डा हो गया, मेट्रो ट्रेन, जैसे मेट्रो ट्रेन बनाना है 20 साल लग जाएगा, 15 साल लग जाएगा। तो मेट्रो ट्रेन बनाने में जो सरकार का खर्चा है ये किस प्रकार का व्यय है, तो पूंजीगत व्यय है। ओके, रेल पटरी बिछा रही है सरकार, तो ये भी किस प्रकार का व्यय है, तो ये भी पूंजीगत व्यय है, क्योंकि जिसका जो फैसला है, जो इन्वेस्ट है, वो एक साल में पूरा ना हो, लंबे समय तक चले। जब सरकार ऐसा, मतलब ऐसे समझिए, जब सरकार एक साल के लिए जो व्यय करती है, मतलब एक ही साल में वो पूरा हो जाता है, तो ऐसे व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। लेकिन सरकार वैसा जो व्यय खर्चा करती है जो कई सालों में पूरा हो जाकर के 10 साल 20 साल में, तो उस व्यय को सरकार को क्या कहते हैं, उस व्यय को पूंजीगत व्यय कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? जैसे कोई सरकार नया शहर बसा रही है, तो एक दिन में तो शहर बसेगा नहीं, एक साल में तो बसेगा नहीं, तो शहर बसाने में 5 साल 10 साल लगेंगे। तो उस ये सरकार का कौन सा खर्चा होगा, शहर बसाने में जो खर्च होगा वो सरकार का पूंजीगत खर्चा है। मेट्रो ट्रेन बनाने में सरकार जो पैसा खर्च करती है ये सरकार का पूंजीगत खर्चा है। हाईवे बनाने में सरकार जो खर्चा करती है ये पूंजीगत खर्चा है सरकार का। ओके, तो सिंपल भाषा में समझिए, सरकार एक साल में जो खर्चा करती है और एक ही साल में वो पूरा हो जाता है, तो वो राजस्व व्यय है, राजस्व खर्चा है। लेकिन अगर वो खर्चा कई साल तक लगातार चलता रहा, जैसे सड़क बनाना, हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, बंदरगाह बनाना, मेट्रो ट्रेन बनाना, ये सरकार का पूंजीगत व्यय होता है। ओके दोस्तों, तो हम लोग लोक राजस्व के अंतर्गत देखिए सरकार की कुल आय और कुल व्यय के विषय में देखिए। पब्लिक फाइनेंस में सरकार की जो कुल आय है वो आय दो प्रकार की होती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। इसमें क्या आता है हम लोग देखें, और पूंजीगत आय में क्या आता है ये देखें। अब व्यय भी दो प्रकार का होता है, आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये भी हम लोगों ने देखा कि सरकार राजस्व व्यय में कहाँ-कहाँ खर्चा करती है और पूंजीगत व्यय में कहाँ-कहाँ खर्चा करती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार अवश्य देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो सरकार के घाटे होते हैं उसके विषय में देखेंगे। तो जब तक आप लोक राजस्व में राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय के विषय में नहीं समझेंगे, तब तक घाटे के विषय में समझना कठिन होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को 1-2 बार अवश्य देख लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।